Here we start the second chapter of Science 8th class, The Invisible Living World Beyond Our Naked Eye. The Discovery of Tiny World यानी जो सूक्ष्म जीव हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में ये चैप्टर है। उनकी डिस्कवरी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ह्यूमन आई सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट को देख सकती है जो एक सर्टेन लिमिट से बड़े होते हैं। बहुत समय तक हमारे आसपास मौजूद कई बहुत छोटी चीज़ें अननोन रही, जिनके बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी, क्योंकि उन्हें देखने के लिए भी हमारे पास कोई ऐसा संसाधन नहीं था और उनको आई से नहीं देखा जा सकता था। बहुत पहले लोगों ने डिस्कवर किया कि एक कर्व्ड ग्लास का टुकड़ा छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकता है। ये ग्लास लेंटिल यानी मसूर के बीज की तरह की आकृति का था, बीच में से मोटा और किनारों से पतला। इसी वजह से इसे लेंस कहा गया। समय के साथ लेंस को और बेहतर और पावरफुल बनाया गया। सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर माइक्रोस्कोप तक हर नए टूल्स और ह्यूमन को उन चीज़ों को देखने में मदद की जो नेक्ड आई यानी नंगी आँखों से नहीं दिखाई देती थी। माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन ने एक अद्भुत छुपी हुई दुनिया का दरवाज़ा खोला जो बहुत छोटे जीवों से भरी हुई थी। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप पहले ही लिविंग बीइंग्स के अमेजिंग वैरायटी के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने आसपास देखिए कितने सुंदर प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद हैं। ये अलग अलग शेप, साइज और कलर के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं जबकि कुछ बहुत बड़े होते हैं। ये सिर्फ अपनी स्ट्रक्चर में ही नहीं बल्कि अपनी अदर फीचर्स में भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को मिलाकर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ऑब्जर्विंग द टिनी ऑर्गेनिज्म। क्या आपने कभी सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म को नोटिस किया है जो नेक्ड आई से दिखाई देता हो? सोचिए, आखिर हमारी आंखें कितनी छोटी चीज़ों को देख सकती हैं। आपने कुछ लोगों को रीडिंग ग्लास यूज करते हुए देखा होगा। ये ग्लासेस उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देखने में हेल्प करती हैं। इसी तरह मैग्नीफाइंग ग्लास भी किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाकर उसके डिटेल को क्लियर देखने में मदद करता है। यहाँ पर हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें वाटर की सहायता से एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया जाता है। एक राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क लीजिए। फ्लास्क को पानी से भर दीजिए। उसके मुंह को कॉर्क से बंद कर दीजिए। फ्लास्क को एक खुली हुई बुक पर रखिए और उसके थ्रू लेटर्स को देखिए। आप एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करेंगे, लेटर्स पहले से बड़े दिखाई देने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर से भरा हुआ फ्लास्क मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। जो छोटे अक्षर हैं इसमें किस तरीके से एंटर्स, एंटीबॉडी, बॉडी आल्सो, माइक्रोब्स ऑफ वीकेंड, इस तरीके के लेटर्स जो है जो बहुत छोटे थे आकार में, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास यानी वाटर ड्रॉप की वजह से ये बड़े दिखाई देने लगते हैं। अब एक रियल मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके किसी छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि आंट चींटी को देखिए। आप उसके बॉडी की डिटेल्स को ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इनविजिबल वर्ल्ड। बहुत समय तक लोग अपने आसपास मौजूद स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखना और समझना चाहते थे, लेकिन नेक्ड आई से उन्हें देख पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, आखिर इस इनविजिबल दुनिया की खोज कैसे हुई, यानी इन्वेंशन इसकी कैसे हुई? इसका जवाब है माइक्रोस्कोप की खोज। माइक्रोस्कोप एक ऐसा साइंटिफिक इन्वेंशन था जिसने ह्यूमंस को पहली बार इस छोटी और छुपी हुई दुनिया को देखने और उसका स्टडी करने का मौका दिया। रॉबर्ट हुक और डिस्कवरी ऑफ सेल। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक पब्लिश की। वो एक बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वर और स्किल्ड आर्टिस्ट थे। इस बुक में उन्होंने उन छोटी छोटी चीज़ों के डिटेल्ड ड्राइंग दिखाए जिन्होंने लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से किए जिसे आज हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप
ऑब्जेक्ट को उनके एक्चुअल साइज से लगभग 200 से 300 गुना दिखाता था। एक दिन उन्होंने कॉर्क के एक पतले टुकड़े को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। उन्होंने नोटिस किया कि कॉर्क बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ है। ये कंपार्टमेंट उन्हें हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसे लग रहे थे। उन्होंने जो देखा उसका ड्राइंग बनाया और हर कंपार्टमेंट को सेल नाम दे दिया। ये पहली बार था जब साइंस में सेल शब्द का यूज लाइफ की बेसिक यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जा रहा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, इसी समय यानी 1660 में नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने और बेहतर लेंस बनाए और ज़्यादा यूजफुल माइक्रोस्कोप डेवलप किए। इस इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स जैसे बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लियरली देखा और उनका डिस्क्रिप्शन किया। माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म के स्टडी में उनके इम्पोर्टेंट रोल के कारण उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक एंड डिस्कवरी ऑफ सेल में ये जो पिक्चर दिखाया गया है रॉबर्ट हुक के इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन को दिखाता है, जिसकी वजह से सेल की डिस्कवरी हुई। माइक्रोग्राफिया बुक, ये माइक्रोग्राफिया नाम की बुक का कवर का रिप्रेजेंटेशन है। इस बुक को रॉबर्ट हुक ने 1665 में पब्लिश किया था। इस बुक में उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखी गई बहुत सी छोटी छोटी ऑब्जेक्ट के डिटेल ड्राइंग और ऑब्जर्वेशन पब्लिश किए थे। ये दुनिया की पहली फेमस साइंटिफिक बुक में से एक थी जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लोगों के सामने लेकर आई। यदि टाइटल की बात करें तो माइक्रोग्राफिया एक फेमस साइंटिफिक बुक थी जो रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। इस टाइटल पेज पर इसका जो टाइटल है माइक्रोग्राफिया और सम फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ माइन्यूट बॉडीज मेड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका मतलब है मैग्नीफाइंग ग्लास यानी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे गए बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन। रॉबर्ट हुक ने इस बुक में माइक्रोस्कोप से देखी गई टिनी ऑब्जेक्ट्स की ऑब्जर्वेशन, ड्राइंग और एक्सप्लेनेशन पब्लिश की थी। उस समय लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में बहुत कम जानते थे। इस बुक ने पहली बार लोगों को दिखाया कि नेकड आई से ना दिखने वाली चीज़ें भी कितनी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स होती हैं। टाइटल पेज पर ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरीज देयर अपॉन लिखा है। इसका मतलब है कि रॉबर्ट हुक ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही नहीं किए बल्कि उन ऑब्जर्वेशन के आधार पर साइंटिफिक क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेशन भी की। ऑथर बाय आर हुक, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, ये बताता है कि बुक के ऑथर रॉबर्ट हुक थे और वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के मेंबर थे। रॉयल सोसाइटी उस समय की सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन थी। बुक लंदन में पब्लिश हुई थी और इसमें जो रोमन न्यूमेरिकल्स हैं MDC, रोमन न्यूमेरल्स हैं जो MDCLXV, इसका मतलब है 1665। ये वही साल था जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया और पहली बार सेल शब्द दिया। रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है। उस समय के माइक्रोस्कोप आज के माइक्रोस्कोप जितने एडवांस नहीं थे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को लगभग 200 से 300 तक बड़ा करके मैग्नीफाइंग करके दिखा सकते थे। ये माइक्रोस्कोप, इनकी हेल्प से रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पतले स्लाइस को ऑब्जर्व किया और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखे। कॉर्क सेल जो पिक्चर में दिखाया गया है, ये ड्राइंग कॉर्क सेल की है जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखी थी। माइक्रोग्राफिया बुक में इनको पब्लिश किया था। सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं
आप सोच रहे हैं कि सेल्स दिखते कैसे हैं। सेल की बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑनियन पील को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नीचे वाले पिक्चर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेल्स किस प्रकार से दिखती हैं। इस एक्टिविटी के माध्यम से ऑनियन पील की सेल का हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अपने किचन या गार्डन से एक ऑनियन बल्ब लीजिए और उसे अच्छी तरीके से वाटर से धोएं। ऑनियन बल्ब को वर्टिकल टुकड़ों में काट लीजिए। ऑनियन के एक टुकड़े की अंदर वाली सरफेस से फोर्सेप्स की हेल्प से एक पतली और ट्रांसपेरेंट लेयर निकाल लो और इस लेयर को ऑनियन पील कहा जाता है। ऑनियन पील को एक पेट्री डिश में रखा जाता है जिसमें कुछ ड्रॉप्स सैफरनिन, जो रेड कलर का स्टेन होता है, उसकी डाली जाती हैं। इसे लगभग 30 सेकंड तक स्टेन में रखा जाता है। इससे सेल्स हल्का पिंक कलर का हो जाता है जो क्लियरली दिखाई देता है। अब एक पतले ब्रश की मदद से ऑनियन पील को पानी वाली दूसरी पेट्री डिश में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा स्टेन निकल जाए। स्टेन ऑनियन पील को, जो स्टेन हो जाती है ऑनियन पील, उसको बहुत सावधानी से ग्लास स्लाइड पर रखते हैं और ध्यान रखिए कि पील फोल्ड या फिर ब्रेक ना हो। स्लाइड पर ऑनियन पील के ऊपर ग्लिसरीन की कुछ ड्रॉप्स डालिए और ग्लिसरीन सेल्स को ड्राई होने से बचाता है और उन्हें और क्लियरली देखने में मदद करता है। अब नीडल की हेल्प से कवर स्लिप को धीरे धीरे पील के ऊपर रखिए। ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के नीचे एयर बबल ना फंस जाएं। ब्लोटिंग पेपर से कवर स्लिप के किनारों पर मौजूद एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को साफ कर दीजिए। अब स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कीजिए। इसके लिए एक सिंपल फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप भी काफ़ी है। अपनी ऑब्जर्वेशन को दिए गए पिक्चर से कंपैरिजन कीजिए। माइक्रोस्कोप में ऑनियन पील बहुत सारी लगभग रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर से बनी हुई दिखाई देती हैं। ये स्ट्रक्चर ही ऑनियन पील के सेल्स होते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये सेल्स हैं जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स जैसी दिखाई देती हैं। ये सेल्स एक दूसरे के बहुत पास अरेंज होती हैं और इनके बीच लगभग कोई खाली जगह नहीं होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, प्लांट्स और एनिमल सेल्स। आप अलग अलग प्लांट्स की लीव्स के पील्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप पाएंगे कि सभी प्लांट्स बॉडी सेल से मिलकर बनी होती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, यदि प्लांट सेल से बने होते हैं तो आपके हिसाब से एनिमल की बॉडी किस चीज़ से बनी हुई होती है? तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी के माध्यम से ह्यूमन चीक सेल का ऑब्जर्वेशन करेंगे। अपने मुंह को साफ पानी से अच्छी तरीके से धो लीजिए। एक साफ टूथपिक के ब्लंट यानी जो पॉइंटेड ना हो, नॉन पॉइंटेड एंड की हेल्प से अपने गाल यानी चिक के अंदर वाली सतह को, सरफेस को धीरे से स्क्रैप कीजिए। जो मटेरियल निकले उसे एक साफ ग्लास स्लाइड पर वाटर की एक ड्रॉप में रखिए और अच्छी तरीके से उसे फैला दीजिए। अब स्लाइड पर मिथाइलिन ब्लू यानी जो ब्लू कलर का स्टेन रहता है उसकी एक ड्रॉप डालिए। ये स्टेन कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता है और माइक्रोस्कोप में सेल्स को ज़्यादा क्लियरली देखने में मदद करता है। 1 मिनट बाद स्लाइड पर ग्लिसरीन की कुछ ड्रॉप डालिए ताकि सेल्स सूखे ना, ड्राई ना हो। अब केयरफुली मटेरियल के ऊपर एक साफ कवर स्लिप रखिए और ब्लोटिंग पेपर की मदद से कवर स्लिप के किनारों से एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को हटा दीजिए। स्लाइड को अब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कीजिए और जो दिखाई दे उसका डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाएं। ऑब्जर्वेशन में माइक्रोस्कोप के नीचे आपको पॉलीगोनल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये चीक सेल हैं जो आपके मुंह के अंदर वाली लाइनिंग बनाती हैं। जब आप ऑनियन पील और ह्यूमन चीक सेल्स की तुलना करेंगे तो आपको इनमें कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंस दिखाई देंगे। ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि सेल्स के 3 मेन पार्ट्स होते हैं।
सेल मेम्ब्रेन जो सेल की आउटर कवरिंग होती है। न्यूक्लियस सेल के बीच में प्रेजेंट गोल लगभग स्ट्रक्चर होती है जो एक पतली मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जेली जैसा सब्सटेंस होता है। ये तीनों सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर सेल की बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ सेल जैसे ऑनियन पील सेल में एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर भी होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। सेल के पार्ट्स और उनके फंक्शन। सेल का हर पार्ट जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर कर रखती है। यह एक सेल को दूसरी सेल से अलग करती है। सेल मेम्ब्रेन पोरस यानी छिद्र युक्त होती है, इसलिए ये जरूरी सब्सटेंस को सेल के अंदर आने और वेस्ट मटेरियल को बाहर जाने देती है। साइटोप्लाज्म में सेल के अन्य कंपोनेंट्स रहते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट और मिनरल साल्ट इसमें रहते हैं। सेल की अधिकतर लाइफ प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। न्यूक्लियस सेल के अंदर होने वाली सभी एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ये सेल की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। सेल वॉल प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है। ये प्लांट को स्ट्रेंथ, मजबूती और रिजिडिटी यानी कठोरता और सपोर्ट देती है। इसी वजह से प्लांट सेल एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर मजबूत दिखाई देती है। सेल स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल वॉल मिलकर सेल को सही तरीके से काम करने में हेल्प करती हैं। ये स्ट्रक्चर्स लाइफ प्रोसेस को चलाने, ग्रोथ करने और वेस्ट को बाहर निकालने में और ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड और वैक्यूल्स। प्लांट के सभी पार्ट्स की सेल्स में छोटे रोड जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम प्लास्टिड कहते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। कुछ प्लास्टिड जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है उनमें क्लोरोफिल होता है, जैसा कि इस पिक्चर में क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है। क्लोरोफिल प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट के नॉन ग्रीन पार्ट में प्लास्टिड अलग अलग पदार्थों को स्टोर करने का काम करता है। प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा और खाली जगह जैसा दिखाई देने वाला एक स्पेस होता है जिसे वैक्यूल्स कहा जाता है। वैक्यूल इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करने और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने और सेल की शेप को बनाए रखने में मदद करता है। इससे प्लांट को स्ट्रेंथ मिलती है और सपोर्ट मिलती है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स आमतौर पर नहीं होते, अगर ये होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। ये छोटे वैक्यूल्स वाटर में घुले हुए कुछ सब्सटेंस को स्टोर करते हैं, इसलिए सेल सिर्फ लिक्विड से भरी हुई एक सिंपल थैली नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कई अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी होती हैं। हर पार्ट का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है और सभी मिलकर सेल और पूरे ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से काम करने में हेल्प करती हैं। सेल की शेप और स्ट्रक्चर में क्या वेरिएशन होता है। अब हम सेल की बेसिक स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं और ये भी जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल सेल की शेप और स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है। क्या सभी एनिमल सेल की शेप और स्ट्रक्चर एक जैसी होती है? इसका जवाब है नहीं। अलग अलग एनिमल सेल की शेप और स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पर हम अलग अलग एनिमल सेल के उदाहरण को देखेंगे। ह्यूमन बॉडी की मसल सेल्स और नर्वस सेल्स की वेरिएशन के इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं, जिसमें हम अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। मसल सेल की शेप स्पिंडल जैसी होती है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। नर्व सेल बहुत लंबी होती हैं और इसमें कई ब्रांच होती हैं, जैसा कि यहाँ पर एक नर्व सेल दिखाई गई है। इस तरह कुछ सेल्स गोल होती हैं जबकि कुछ सेल्स लंबी और पतली होती हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल की नंबर यानी संख्या भी अलग अलग होती है। सेल की शेप अलग क्यों होती है? सेल की शेप, साइज और स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के हिसाब से स्पेशली अडेप्टेड होते हैं। हर सेल की यूनिक डिजाइन और उसका स्पेसिफिक फंक्शन एफिशिएंटली करने में मदद करती है। चीक सेल्स और उसका फंक्शन। इनर चीक सेल्स पतले और फ्लैट होते हैं।
ये सेल गाल की अंदर वाली सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाते हैं और नीचे के टिश्यू की रक्षा करते हैं। नर्व सेल्स और उसका फंक्शन। नर्व सेल्स को न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। इनकी लंबी शेप और ब्रांच स्ट्रक्चर इन्हें बॉडी के दूसरे पार्ट विभिन्न पार्ट तक पहुंचाने और मैसेज को तेज़ी से ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं। प्लांट सेल्स में क्या क्या वेरिएशंस पाई जाती हैं? प्लांट सेल्स भी शेप और स्ट्रक्चर में काफ़ी अलग अलग दिखाई देती हैं। कुछ प्लांट सेल्स रेक्टेंगुलर, तो कुछ इलोंगेटेड, तो कुछ ओवल या ट्यूब जैसी होती हैं। कुछ प्लांट सेल्स लंबी ट्यूब्स बनाते हैं जो पूरे प्लांट्स में वाटर और अन्य सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में सेल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग प्रकार की सेल्स से बने होते हैं। फूड पाइप की यदि बात करें, उसमें मसल सेल्स के ग्रुप मौजूद होते हैं। ये मसल सेल्स वेव लाइक मैनर में कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करती हैं, जिससे फूड स्टोमक की तरफ पुश किया जाता है, धकेला जाता है। ये मूवमेंट्स इसलिए पॉसिबल होती है क्योंकि मसल सेल्स फ्लेक्सिबल और स्पिंडल शेप के होते हैं और पतले होते हैं। स्टोमक में भी अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं जो अलग अलग फंक्शन करती हैं। स्टोमक वॉल में मौजूद मसल सेल्स फूड को चर्न यानी मिलाने का काम करते हैं। स्टोमक की इनर लाइनिंग में मौजूद अदर सेल्स डाइजेस्टिव जूस और एसिड बनाती हैं जो फूड को तोड़ने और डाइजेशन में हेल्प करती हैं। सेल्स कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं? ये सभी प्रकार की सेल्स मिलकर के कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करती हैं, मिलजुल के काम करती हैं, जिससे डाइजेशन की प्रोसेस संभव हो पाती है। इससे ये पता चलता है कि सेल्स चाहे शेप, साइज या स्ट्रक्चर में डिफरेंट हों, अलग हों, लेकिन हर सेल्स अपने खास फंक्शन के लिए बनी होती है और ऑर्गेनिज्म के लिविंग रहने, जीवित रहने, सही तरीके से काम करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और कम्प्लेक्स वे में अरेंज होती है। सेल जो होती है वो लाइफ की बेसिक यूनिट होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रिक्स एक वॉल की बेसिक यूनिट होती है, यानी एक ईंट एक दीवार की एक बेसिक यूनिट होती है। सिमिलर सेल का ग्रुप, जो सेल्स एक जैसी होती हैं उनका ग्रुप मिलकर टिश्यू बनाता है। डिफरेंट टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। कई ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो बॉडी को कोई मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ऑर्गन्स स्टोमक और यूजोफेगस ये सभी मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सभी ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो लेवल है, जिसमें सबसे पहले सेल्स और सेल्स बनाते हैं टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम बनाता है ऑर्गेनिज्म। इन्हें कहते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से इसमें पिक्चर में ह्यूमन बॉडी दिखा रखी है, जो किससे मिलकर बनती है, सभी ऑर्गन सिस्टम से। ये लेवल हमें समझाने में हेल्प करते हैं कि कैसे सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी सेल्स मिलकर के एक कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। सिंगल सेल्स से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है, जिसे एग कहा जाता है। एग में बार बार डिवीजन होने की अमेजिंग एबिलिटी होती है और ये डेवलप होकर एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जो बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो मैनी सेल से मिलकर बनते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हम सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे। ऑस्ट्रिच एग का योक येलो पार्ट एक सिंगल सेल होता है।
ये लिविंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी नॉन सेल है जिसका डायमीटर लगभग 130 mm से 170 mm होता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। एग में कुछ एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल भी होते हैं, जैसे सेल SHELL जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और एक दूसरा नीचे जो पार्ट होता है वाइट लिक्विड जिसे एल्बुमिन कहते हैं, जो डेवलपिंग सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक या बहुत कम सेल से मिलकर बनते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मिलते हैं, वाटर, सॉइल, एयर और यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर भी। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं? कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, अमीबा सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, इन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी और एल्गी मैनी सेल्स, इन बहुत सारे सेल से बने होते हैं, इन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को मैग्नीफाइंग करके बड़ा करके दिखाता है, जिससे वो हमें क्लियरली आसानी से दिखाई दे सकती हैं और उनका स्टडी करना भी आसान हो जाता है। साइंटिस्ट ने एक लो कॉस्ट और फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप भी डेवलप किया है। पेपर माइक्रोस्कोप हाई पावर्ड लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप जितनी डिटेल नहीं दिखाता, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को बहुत लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करता है और उन्हें टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने का मौका देता है। यहाँ पर हम एक एक्टिविटी देखेंगे। पॉन्ड का स्टेगनेंट वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं। अपने टीचर या किसी एल्डर की हेल्प से एक कंटेनर में पॉन्ड वाटर या स्टेगनेंट वाटर कलेक्ट कीजिए। एक ड्रॉपर की हेल्प से इस वाटर की एक ड्रॉप माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर रख दो। अब ध्यान से स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप रखिए और माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व कीजिए। वाटर सैंपल में मौजूद छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कीजिए। एक यहाँ पर और एक्टिविटी है, सॉइल सस्पेंशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना। किसी नियर बाई फील्ड या गार्डन से थोड़ी गीली मिट्टी एक बीकर में कलेक्ट कर लो। सॉइल को बेयर हैंड से टच ना करें, स्पून या ग्लव्स का यूज करें। बीकर में थोड़ा वाटर डालिए और ग्लास रोड की सहायता से उसको स्टर कीजिए, हिलाएं। इस मिक्सचर में सॉइल के बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं और इसे सॉइल सस्पेंशन कहा जाता है। मिक्सर को कुछ समय के लिए साइड में रख दीजिए ताकि हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं, सेटल हो जाएं। अब ड्रॉपर की हेल्प से ऊपर वाली लेयर से वाटर की एक ड्रॉप लीजिए। इस ड्रॉप को माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर रखिए और जेंटली कवर स्लिप से उसे कवर कर दीजिए। अब स्लाइड को माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करो तो उसमें आपको कुछ छोटे छोटे मूविंग ऑर्गेनिज्म दिख सकते हैं, जो पॉन्ड वाटर में देखे गए ऑर्गेनिज्म जैसे लगते हैं। इससे पता चलता है कि सॉइल सस्पेंशन में बहुत तरीके के छोटे छोटे टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो टिनी ऑर्गेनिज्म नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और नेचर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्रेड 8 के कुछ स्टूडेंट ने पॉन्ड वाटर और सॉइल सस्पेंशन पर ऑब्जर्वेशन किए। उन्होंने लाइब्रेरी और इंटरनेट से भी कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया। इनमें प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया। आप भी इसी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करके अपने सैंपल में मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल की माध्यम से ऑर्गेनिज्म को दिखाया गया है जो पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो ऑब्जर्व किया गया अमीबा, जो कि प्रोटोजोआ में आता है।
ये अमीबा का स्ट्रक्चर है इस तरीके से, इसमें ये सूडोपोडिया है और ये सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये अंदर न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। ये एक सिंगल सेल्स होती है और मूविंग, चल भी सकती है और इरेगुलर शेप इसकी होती है। ये है पैरामीशियम की स्ट्रक्चर, इसके चारों ओर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हम सिलिया कहते हैं। ये इसका ग्रूव है और ये प्रोटोजोआ में आती है। सिंगल सेल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से मूवमेंट होता है जिन्हें हम सिलिया कहते हैं। और अब है एल्गी। सिंगल सेल लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ये ग्रीन पिगमेंट के कारण ग्रीन दिखाई देती हैं। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जिसके कारण इसमें मूवमेंट होता है। सेकंड वाली टेबल में 2.2 में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशन। सॉइल सस्पेंशन में किस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं? ब्रेड मोल्ड, जिसे जो फंगी के अंदर आती है। ये एक ब्रांच्ड फिलामेंट स्ट्रक्चर है विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल रहता नहीं है और इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। एक रहती है मोल्ड, ये भी फंगस में आती है। इसमें ब्रांच्ड फिलामेंट है विदाउट क्लोरोफिल और हैविंग ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर। ये है एल्गी, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट है। यह है बैक्टीरिया जो सॉइल सस्पेंशन में पाए जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर्स स्फेरिकल भी हो सकती है इस तरीके से, कोमा शेप्ड भी हो सकती है, स्पाइरल और रॉड शेप हो सकती है, और एक इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती हैं जो सेल के चारों ओर होती हैं। अब बात करते हैं वायरस की। वायरस माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं और एसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल के यानी ये सेल से बने नहीं होते हैं। एसेलुलर का मतलब जो सेल से मिलकर नहीं बने होते हैं। वायरस सिर्फ तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये किसी लिविंग सेल्स के अंदर हों। ये प्लांट या एनिमल या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं और कई डिसीज कॉज कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पर पाए जाते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है उसकी वायरस की। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पर मिल सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ वाटर और सॉइल में नहीं मिलते, ये लगभग हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एयर, फूड, प्लांट्स और एनिमल्स, और हमारे बॉडी के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि लेमन, टमाटो, ऑरेंज या कोई और फूड आइटम्स कुछ दिन बाहर रखने पर खराब हो जाते हैं? उस पर पाउडर जैसा या कॉटन लाइक ग्रोथ दिखाई देने लगती हैं। ये ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती हैं जो फूड को इन्फेक्ट कर देते हैं। ये माइक्रोब्स एनवायरनमेंट से आते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर, वाटर, सॉइल और अलग अलग सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये आसानी से फूड के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उस पर फिर ग्रो करने लगते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, फ्रूट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन इट। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप लीव्स, स्टेम, रूट्स और प्लांट्स के दूसरे पार्ट की सरफेस पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे इसमें एक कन्वर्जेशन दिखाई गई है। इसमें एक लड़की पूछती है, बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स और मुरब्बाज, यानी अचार और मुरब्बे को कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो इसमें जवाब देता है लड़का, दिस इज बिकॉज यू एड मैनी स्पाइस विद साल्ट और शुगर टू इट विच एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स। क्योंकि उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स जो नेचुरल हैं जैसे साल्ट और शुगर, उनको मिला देते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और शुगर डू नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म इनके प्रिजर्वेटिव्स, साल्ट और शुगर की प्रेजेंस में वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स और एनिमल्स की तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शेप, साइज और स्ट्रक्चर में बहुत डाइवर्सिटी दिखाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीमली एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे वो हॉट स्प्रिंग्स में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर स्नो कवर्ड कोल्ड रीजन, यानी बर्फ़ भी जहाँ पर होती है वहाँ पे भी, और मॉडरेट टेम्परेचर वाले एरिया में भी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंटेस्टाइन में प्रेजेंट बैक्टीरिया जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शेप अलग अलग हो सकती है। इनमें स्फेरिकल, रॉड शेप या फिर इरेगुलर स्ट्रक्चर भी, इरेगुलर शेप भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें नेचुरल मैन्योर बनाया जाता है।
प्राकृतिक खाद जिसमें बनाया जाता है। एक कंटेनर को आधा गार्डन सॉइल से भर दीजिए, उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल की पील्स डाल दीजिए, छिलके वगैरह। पील्स के ऊपर सॉइल की एक और परत उसमें डाल दीजिए और कंटेनर को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। 2 या 3 वीक्स के बाद कंटेनर को ऑब्जर्व कीजिए। आप देखेंगे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल पील्स डार्क कलर्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिसे हम मैन्योर कहते हैं। मैन्योर न्यूट्रिएंट से रिच होती हैं और सॉइल की फर्टिलिटी यानी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती हैं। मैन्योर फॉर्मेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है, सॉइल में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बैक्टीरिया और फंजाई भी होते हैं, बैक्टीरिया और फंगी भी होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट वेस्टेज को ब्रेक डाउन करते हैं और उनको सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस में बदल देते हैं। इस प्रोसेस से नेचुरल मैन्योर बन जाती है। इसलिए गार्डनर्स जो रहते हैं ड्राई लीव्स और प्लांट वेस्टेज को पिट्स में कलेक्ट करते हैं, गड्ढों में इकट्ठा करते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें डिकम्पोज करके उनका मैन्योर बना सकें। एंशिएंट इंडियन नॉलेज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट स्पेशली वेद में कृमि शब्द का यूज मिलता है। कृमि का यूज टिनी लिविंग एंटिटीज के लिए किया जाता था। यहाँ पर विजिबल और इनविजिबल दोनों टाइप्स के ऑर्गेनिज्म का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में भी कृमि का मेंशन है और उनके बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट के बारे में भी बताया गया है। डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिल क्या रहती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, फॉलन लीव्स, गिरे हुए पत्ते, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोजिशन के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस में बदल देते हैं। ये न्यूट्रिएंट वापस सॉइल में चले जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड एनिमल्स और ऑर्गेनिक वेस्ट को भी डिकम्पोज कर देते हैं। इस तरह माइक्रोब्स न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैन्योर फॉर्मेशन के लिए सूटेबल टेम्परेचर और प्रॉपर मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। अब है नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया और फंगी प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट जैसे डंग को डिकम्पोज करते रहते हैं। वेस्ट को ब्रेक डाउन करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। साथ ही ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोब्स एज ए सोर्स ऑफ बायोगैस। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया प्लांट वेस्टेज, एनिमल वेस्टेज और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर को डिकम्पोज कर सकते हैं। इस प्रोसेस के दौरान एक गैस मिक्सचर रिलीज होता है जिसे बायोगैस कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर बायोगैस प्लांट दिखाया गया है। इसमें एक टैंक होता है, उसमें प्लांट और एनिमल वेस्टेज को डाला जाता है। इनलेट होती है और एक रहती है आउटलेट, और पाइप के द्वारा जो इस टैंक में जो गैस बनती है वो ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह यूज की जाती है। बायोगैस में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैस होती हैं। मीथेन बायोगैस का सबसे इम्पोर्टेंट और यूजफुल कंपोनेंट होता है। बायोगैस का यूज कुकिंग में, हीटिंग में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और व्हीकल्स चलाने में भी यूज किया जाता है। यहाँ पर एक आनंद मोहन चक्रवर्ती, एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक साइंटिस्ट हैं जिनका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में रोल था। आनंद मोहन चक्रवर्ती जो 1938 से 2020 तक रहे, एक साइंटिस्ट थे जो बैक्टीरिया पर रिसर्च करते थे। 1971 में उन्होंने एक स्पेशल बैक्टीरिया डेवलप किया जो ऑयल स्पिल को ब्रेक डाउन कर सकता था। इस डिस्कवरी ने पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को साफ करने में हेल्प की। 1980 में उनकी इस खोज को पेटेंट मिल गया। पेटेंट एक लीगल राइट होता है जो खोज करने वाले को यानी इन्वेंटर को दिया जाता है, जिससे कोई और उस इन्वेंशन को परमिशन के बिना कॉपी, यूज या फिर सेल नहीं कर सके। यानी उसकी कॉपी भी नहीं कर सकते उसकी परमिशन के बगैर, और ना ही उसका यूज कर सकते हैं।
तो उनका वर्क ये दिखाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज पॉल्यूशन जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे, तो इसमें हम यीस्ट के रोल को समझते हैं। इसमें दो बाउल्स, बाउल ए और बाउल बी, दोनों बाउल्स में 200 ग्राम फ्लोर और 1 पिंच शुगर डालते हैं। सिर्फ बाउल ए में यीस्ट पाउडर ऐड करते हैं, बाउल बी में यीस्ट ऐड नहीं करते हैं। वार्म वाटर की हेल्प से दोनों बाउल्स में सॉफ्ट डफ प्रिपेयर किया जाता है करते हैं। डफ को डैम्प क्लॉथ से कवर करके वार्म प्लेस पर रख देते हैं, गर्म जगह पर रख देते हैं। 4-5 घंटे बाद डफ को ऑब्जर्व करते हैं तो बाउल ए का डफ वॉल्यूम में बढ़ जाता है और वो फ्लफी यानी फूला हुआ और सॉफ्ट हो जाता है और उसकी स्मेल भी अलग हो जाती है। बाउल बी के डफ में बहुत कम या कोई नोटिसेबल चेंज नहीं होता। यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फंगी ग्रुप से बिलोंग करता है। यीस्ट वार्म कंडीशन में अच्छी ग्रोथ करता है। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह यीस्ट भी रेस्पिरेशन करता है और फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन करता है। इस प्रोसेस के दौरान यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड डफ में बबल्स बनाती है और जिसके कारण डफ सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। यीस्ट थोड़ी क्वांटिटी में अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है जो डफ को एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल दे देता है, जैसा कि ऊपर एक्टिविटी में बाउल ए के अंदर हुआ है। तो ये सब हुआ यीस्ट की वजह से। यूज ऑफ यीस्ट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यीस्ट की कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी का यूज किया जाता है। तो क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इसी गुण की वजह से इसका यूज ब्रेड बनाने में, केक बनाने में और दूसरे बेक्ड प्रोडक्ट बनाने में यूज इसका किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। ये इडली बैटर बनाने में और डोसा बैटर बनाने में और भटूरा डफ बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये एग्जाम्पल दिखाते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड प्रिपरेशन में, एनवायरमेंटल को क्लीनिंग में और वेस्ट मैनेजमेंट में और एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कुछ आवर्स बाद बाउल ए का मिल्क कर्ड दही में कन्वर्ट हो जाता है और थोड़ा खट्टा हो जाता है। दूसरी तरफ बाउल बी का मिल्क कर्ड में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा खट्टा हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि कर्ड में कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें एक होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस मिल्क में प्रेजेंट शुगर लैक्टोज पर फीड करता है। ये मल्टीप्लाई करता है और मिल्क को फर्मेंट करके उसको दही में बदल देता है। यीस्ट की तरह अल्कोहल प्रोड्यूस करने की बजाय लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से दही का जो टेस्ट है वो खट्टा हो जाता है। ये बैक्टीरिया वार्म कंडीशन में अच्छी ग्रो करते हैं, इसलिए बाउल ए में कर्ड बनता है जबकि बाउल बी में नहीं बनता। अब यहाँ पर हम कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसमें कुछ कैटेगरी दिखाई गई हैं, प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया और कुछ एल्गी। हर ग्रुप की अपनी खास करैक्टरिस्टिक्स होती है और नेचर में वो अलग रोल उनका होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है राइजोबियम और नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम वो सोलन स्ट्रक्चर्स में रहते हैं जिन्हें रूट नोडुल्स कहा जाता है। जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रूट नोडुल्स पाए जाते हैं और रूट नोडुल के अंदर पाया जाता है एक बैक्टीरिया। ये नोडुल जो रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स पर पाए जाते हैं, जैसे बीन्स, पीज और लेंटिल्स। ये इस पिक्चर में रूट्स नोडुल ऑफ काउपी विच कंटेन राइबोसोम्स दिखाया गया है। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ट्रैप करता है और उसे प्लांट के लिए यूजफुल फॉर्म में बदल देता है और उसको प्लांट को दे देता है। इस नेचुरल प्रोसेस से प्लांट्स बिना केमिकल फर्टिलाइजेशन की वजह से भी बिना फर्टिलाइजर्स की वजह से वो अच्छी ग्रोथ कर सकता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ट्रैप करता है, उसे प्लांट के लिए
यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इस नेचुरल प्रोसेस से प्लांट बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के भी वो अच्छी ग्रोथ कर सकता है। इस वजह से फार्मर्स लेग्यूम्स को दूसरी क्रॉप्स के साथ रोटेशन में ग्रो करते हैं। इससे सॉइल का नाइट्रोजन लेवल नेचुरली इंक्रीज होता है और सॉइल हेल्थी बनी रहती है। अब बात करते हैं अमेजिंग माइक्रो एल्गी, वाटर के टिनी हेल्पर्स भी इन्हें कहते हैं। माइक्रो एल्गी माइक्रोस्कोपिक प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर, सॉइल और एयर में ट्रीज की सरफेस पर भी पाए जाते हैं। प्लांट्स की तरह ये भी सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। फूड बनाते समय ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और अर्थ की टोटल ऑक्सीजन सप्लाई का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो एल्गी न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं और कई एक्वेटिक एनिमल के लिए फूड सोर्स का काम करते हैं। कुछ माइक्रो एल्गी जैसे स्पाइरुलिना, क्लोरेला और डायटम्स ह्यूमन के द्वारा हेल्थ सप्लीमेंट और मेडिसिन के रूप में भी यूज किए जाते हैं। ये वाटर प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं और बायोफ्यूल बनाने में भी ये यूज होते हैं। थ्रेट्स टू माइक्रो एल्गी। माइक्रो एल्गी को कई डेंजर्स फेस करने पड़ रहे हैं। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। माइक्रो एल्गी को सुरक्षित करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई को भी स्टेबल रखते हैं। यहाँ पर हम स्पाइरुलिना के बारे में, जो एक सुपर फूड की तरह काम करता है। स्पाइरुलिना एक माइक्रो एल्गी है जो अपने न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट के लिए प्रसिद्ध है। इसी वजह से इसे सुपर फूड कहा जाता है। स्पाइरुलिना विटामिन B12 का एक अच्छा सोर्स है जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है। इसके बॉडी वेट का लगभग 60% से भी ज़्यादा हिस्सा प्रोटीन होता है, जबकि फैट और शुगर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। आजकल स्पाइरुलिना फार्मिंग कई लोगों के लिए जीवन यापन का एक अच्छा सोर्स बन रही है। स्पाइरुलिना को कैसे ग्रो कराया जाता है, यहाँ पर हम एक एक्टिविटी के माध्यम से इसके बारे में पढ़ेंगे। एक क्लियर ग्लास टैंक को ब्राइट प्लेस पर रख दो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट उसमें नहीं आनी चाहिए। टैंक को शेड नेट से कवर करें या फिर मॉडरेट टेम्परेचर वाली जगह पर इसको रख दें। टैंक को पॉन्ड वाटर से भर दें और पॉन्ड से कलेक्ट हुई लिविंग स्पाइरुलिना इसमें भर दें। स्पाइरुलिना कल्चर को 1 सप्ते में 2 बार उसको स्टिर करें, हिलाएं। 3 से 6 सप्ते के बाद स्पाइरुलिना को फाइन क्लॉथ से छान लें, फिल्टर करके उसको हार्वेस्ट करें। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस प्रकार इसको स्टिर करते हैं, किस प्रकार इसको एक क्लॉथ से इसको फिल्टर करते हैं। माइक्रो एल्गी की कंजर्वेशन और कल्टीवेशन फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाई इज सेल कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म टिनी बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने होते हैं जिन्हें सेल्स कहा जाता है। एक सेल में डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को वेरियस लाइफ फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी मैनी सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनती हैं, इसलिए इन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और साथ ही मिलकर ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता रहे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनते हैं, इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इन ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल ही सर्वाइवल के लिए जरूरी सभी फंक्शन को परफॉर्म करती है। मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी और फंगी एक या मैनी सेल से बने हो सकते हैं। यीस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है और मोल्ड्स जो मल्टीसेलुलर फंगस है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोबियल सेल्स की। प्लांट्स और एनिमल सेल्स की तरह माइक्रोबियल सेल्स भी सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती हैं।
फंगी सेल्स में सेल वॉल भी होती है, लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए फंगी फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड नहीं बना सकते। बैक्टीरिया दूसरी सेल्स से अलग होती हैं क्योंकि उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके बदले बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है। यही फीचर बैक्टीरिया को यीस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल से अलग बनाती है। अब है एडवांस स्टडी ऑफ सेल। सेल के अंदर और भी कई कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। इन टिनी स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करने के लिए हाईली पावरफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स सेल को लगभग 10 लाख गुना तक मैग्नीफाइंग करके यानी बड़ा करके दिखा सकते हैं, जिससे साइंटिस्ट सेल के अंदर की डिटेल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर का जो निष्कर्ष है, समरी है, वो देखते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल साइज, शेप और स्ट्रक्चर में अलग अलग हो सकते हैं उनके फंक्शन के आधार पर। प्लांट सेल, एनिमल सेल और माइक्रोबियल सेल्स में कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंस होते हैं। इन डिफरेंस को समझने से हमें पता चलता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन करते हैं और सरवाइव करते हैं। इस चैप्टर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बेनिफिशियल रोल के बारे में भी पढ़ा, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन में डिसीज भी कॉज करते हैं। इन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर जो न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर है, यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया और यहाँ पे चैप्टर आपका समाप्त होता है।